बनाया है। दीप्ति नाडेला जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता? आप कहाँ से हो? थैंक यू वेरी मच। इस नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। नारी, तेरा रूप अनेक है। हर नारी हर पल अनेक अनेक रूपों से जीती है। ये नाम बहुत सुंदर है और थैंक यू वेरी मच। मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। तेलंगाना, खम्मम जिला, एक छोटा सा विलेज पालड़गु, बहुत लवली विलेज, उस विलेज से बिलोंग करती हूँ। आपका बालपन कैसे बीता? यस, छोटा सा विलेज, बहुत छोटे फैमिलीज, उनकी सबके बीच में एक परी की तरह घूमती थी बचपन से ही। जहाँ खाने का मन किया वहाँ खाया। कभी बड़े पापा के घर पे, कभी चाचा जी के घर पे, कभी मासा जी के घर पे। ऐसे ही पूरा गांव में बस मैं एक महारानी की तरह घूमती थी। ऐसी खेलना कूदना, कोई पढ़ाई का कोई इतना प्रेशर नहीं था। सबकी प्यार पाते हुए ऐसा बड़ी हो गई। तो जब आप बचपन में, आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया जहाँ पर आपको लगा कि मैं एक स्त्री होने के कारण मैं ये चीज नहीं हासिल कर पा रही हूँ? ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई अ, आपके दृष्टि में आया हो जहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो, नहीं, केवल मैं नारी हूँ ओके, इसलिए? कॉम्प्रोमाइज का तो नहीं कह सकती हूँ। बेसिकली क्या है, हमारा इवन स्मॉल विलेज होने के बावजूद भी उस विलेज में खासियत ये था कि बहुत एडवांस्ड थिंकिंग था हमारा पेरेंट्स का भी, इवन अदर हमारा अलग से जो दूसरा फैमिलीज का भी। इवन उस गांव का ये स्पेशलिटी है, वहाँ लड़कियों को उल्टा सुनते हैं ज्यादा। व्हेन कंपेयर टू ब्रदर्स, भाई से ज्यादा हमारे सुनते थे। हमारा बातों की वैल्यू ज्यादा देते थे। इवन भाई का कोई काम होता, होना करवाना होता तो हमसे पूछते थे। बचपन से ही पापा की बहुत गाइडेंस रहा। कभी मम्मी किचन में बुलाया होता, मेरी बेटी किचन में क्यों आएगी, किचन में नहीं आएगी करके। मुझे बहुत ही छोटी थी, इवन मैं 5th क्लास में थी, तब से ही पापा पार्टी का लीडर, सीपीआई पार्टी का लीडर है। तो वो अपने साथ लेके जाते थे मुझे। अपना महिला मंडल मीटिंग्स के लिए मुझे कोई किसी के साथ भेज देते थे, या अपना पार्टी मीटिंग्स के लिए मुझे साथ में लेके जाते थे। तब से ही मुझे ये बाहर मीटिंग्स, पब्लिक, सोसाइटी, इनसे कनेक्टिविटी शुरू से ही था। कभी ऐसा नहीं एक लड़की है, लड़की को अलग से देखना, लड़का को अलग से देखना, इस तरह का कभी वो बिहेवियर नहीं था बचपन में। बचपन में कुछ चीजें हैं, क्या था कि बहुत जैसे 8 इयर्स 9 इयर्स की थी, तब भी प्रश्न बहुत उठता था। कोई जैसा पहले भी शेयर कर चुकी इस बात को, जैसे कोई बॉडी वेकेट करके जाते थे, ये कहाँ जाते थे। कोई छोटा बच्चा पैदा होता था, कहाँ से आया, तो लेकिन इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पाते थे, तो उसको अवॉइड करते थे, मेरे प्रश्नों को अवॉइड करते थे। तब मुझे अजीब लगता था कि क्या मेरे प्रश्न देने वाला कोई नहीं है क्या, वो चीज अंदर रह गई थी। ओके। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर आपके जीवन में, आपकी कितनी आयु में इन प्रश्नों का उत्तर मिला? बहुत लेट मतलब लेट नहीं कह सकती हूँ, प्रश्न तो बहुत ऐसा बढ़ता जा रही थी। प्रश्न की पीछे प्रश्न एक क्वेश्चन बैंक बन गई थी 2015 में, जब मैं मेडिटेशन में आई। तो उसके बाद सत्य पता चला, इस लाइफ का सत्य पता चला। अच्छा। तो दीप्ति जी, आप हमें आपका बैकग्राउंड, मतलब आपने एक नारी रहते हुए आपने एक वर को कैसे चुना? आपके जीवन साथी को कैसे चुना? आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो आप एक नारी रहते हुए इस पड़ाव पर आपने कैसे कदम रखा? यस, बहुत ही एक्चुअली एक स्मूथ लाइफ था मेरा। मैंने ऐसा कुछ मतलब चूज नहीं किया। इवन फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे उस टाइम पता भी नहीं था मैरिज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जस्ट फार्मेसी कर रही होती थी, वरंगल में मैं फार्मेसी कर रही थी। तो सडनली एक दिन पापा के फ्रेंड का फोन आया था। पापा मतलब कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ फॉर्मेलिटीज
पापा पार्टी लीडर है, एक पब्लिक फिगर है, तो उनको एक फ़ोन आया कि आपकी बेटी का मैरिज का प्रपोज़ल। पापा खुद हँस रहे थे कि अभी तो 17 साल की है, ये छोटी है, 17 इयर्स की थी मैं, अभी छोटी है, इसका मैरिज है। एक्चुअली क्या है, हाइट वेट वो देख के सबको ऐसा लगता था अब इसको मैरिज करेंगे, ऐसा कोई उस टाइम प्लान नहीं था। अ, लेकिन फॉर्मेलिटी के साथ जो शुरू हो गया, लेकिन वो मैरिज का फाइनल हो गया। एक ड्रामेटिकली अभी भी मैं सोचूँगी तो तब मैं समझ जाती हूँ, ओहो! जो होना था मेरे लाइफ में फटाफट ये सब चीज़ें हो चुके हैं। कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, कोई मैरिज का पेरेंट्स को लेके इस तरह की। ऐसे एक प्रपोज़ल आया, फर्स्ट प्रपोज़ल था, वही फाइनल हो गया। सो आपके ससुराल में जाने के बाद आपने आपकी भूमिका कैसे निभाई? आपको क्या चैलेंजेस देखने पड़े वहाँ? नो डियर, एक्चुअली वही बचपन से ही बहुत स्मूथ लाइफ थी और बल्कि बहुत ही रेस्पेक्ट मिला मुझे वहाँ जाने के बाद। हाँ, एक रेबल, एक ये मतलब मैरिज के बाद ऐसा लगता था क्या ड्रेस सेंस चेंज करना है क्या मुझे, मतलब मैरिज के बाद क्या साड़ियाँ वगैरह पहनना है क्या, अभी तक पैंट या ड्रेसेस इस तरह की आदत है, वहाँ जाके पहनना है क्या? फिर भी मुझे लगा नहीं, मैं उनके लिए क्या छोटी-सी ये नहीं कर सकती हूँ क्या? फिर मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती थी, मम्मी क्या हम अत्तैया बुलाते हैं तेलुगु में, अत्तैया क्या मैं आज साड़ी पहनूँ? अरे उल्टा वो क्या बोलते थे, नहीं बेटा तुम्हें जो कंफर्टेबल है वो पहन लो। फिर मैं बोलती थी नहीं आज तो मैं साड़ी ही पहनूँगी क्योंकि उनको पसंद है लेकिन मुझे मना कर रहे हैं। जब मेरे लिए वो मना कर रहे हैं तो मैं उनके लिए पहनूँगी। फिर मैं रोज़ साड़ी पहनती थी जब उनके पास। फिर मुझे एक दिन बोला बेटा मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए साड़ी पहन रहे हो, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। मैंने बोला कैसे कैसे लोग, मैं तो कॉलेज में क्या मैं जब फार्मेसी पढ़ रही होती तो कहानियाँ बहुत सुना था मैंने, मैरिज के बाद ऐसा होता है, मैरिज के बाद इस तरह होता है। मेरे वॉचमैन भी ऐसे बोलती थी, लेडी वॉचमैन थी गर्ल्स हॉस्टल में, अरे मैरिज के बाद ऐसा होता है, उनकी अपनी स्टोरीज सुनते तो मुझे ऐसा लगता था सच में ऐसा ही होता है क्या? लेकिन मेरा मेंटल में ऐसे प्रिपेयर थी मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वंडरफुल, दे आर वंडरफुल। मुझे सरप्राइज़ लगता था, मुझे खुद मना करते थे और मुझे खुद घर पे बोलते थे तुम्हें जो कंफर्टेबल है वो पहन लो। या आप कुछ तस्वीरें कुछ शेयर करना चाहेंगे आपके पेरेंट्स के, या आपके अभी तक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके जीवन में परिवर्तन आया या जिसको आप बहुत ही मेंटर की तरह मानती है, अ, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, ये मेरे पेरेंट्स बहुत ही पापा हमेशा सपोर्ट रहा मेरा हर फीलिंग्स को लेके। उनका शुरू से ही ये एक महान आत्मा है, उनका शुरू से ये रहा नहीं गर्ल्स का पूरा सपोर्ट करना है और सबको यही सिखाते थे। गर्ल्स का पूरा सपोर्ट करना है, उनका सुनना है, उनका ऑनर करना है। इस तरह की इवन महिला मंडल मीटिंग्स में भी मुझे बोलते थे यू मस्ट नो व्हाट यू आर, व्हाट इज योर वैल्यू। इस तरह का उनका हर चीज का सपोर्ट रहा। कोई लड़का-लड़की का कोई अंदर नहीं है, दोनों का क्वालिटीज़ तुम्हारा मेरे भीतर दोनों का क्वालिटीज़ उन्होंने बचपन से ही भर दिया। और मेरी मदर वो अपनी टाइम को, हर चीज़ को वो सैक्रिफाइस करती थी। अब मुझे पता चलता है सेल्फ लव को खुद छोड़ के हमारा पीछे बहुत लगी हुई थी मेरी माँ। दे आर वंडरफुल पेरेंट्स, या आई लव देम। अ, मुझे इस धरती पे लाने के लिए ग्रैटिट्यूड। एंड मेरे ब्रदर, मेरा एक सिंगल ब्रदर, बचपन में जब वो पढ़ाई में इसके ब्रदर के साथ कुछ दिक्कत होता तो मेरे पापा एक बार गुस्सा करने के लिए इमली की पेड़ की छोटा सा डंडा लेके आके पापा पापा भाई को मारने के लिए डंडा उठाया। तब मैं जाके भाई को हक किया, बहुत छोटी थी मैं, आई थिंक फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास। मेरे ब्रदर एक क्लास बड़ा था, सेवेंथ क्लास में था। भाई को जैसा हक करके मैंने बोला पापा मारना है तो मुझे मारो, भाई को मत मारो। मुझे अभी आप लोग पूछ रहे हो तो मुझे ये सब चीज़ याद आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो बचपन से ही ऐसी थी कि यस दुःख ना दो, मतलब ऐसे सपोर्ट करती थी मैं भाई को, नहीं भाई को मत मारो ऐसा करके।
तो धीरे-धीरे ये ऐसा पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, जैसा भाई टीनेज में आ गया, ग्रेजुएशन में आ गया, भाई का पापा का बीच में छोटे-छोटे डिफरेंसेस आता है, बॉयज़ एंड फादर का बीच में। उस टाइम भी मैं अच्छा कोऑर्डिनेटर बन गई थी उनके बीच में। कैसा सँभालना एक फैमिली में सबको यूनाइट करके रखने का क्वालिटी मुझे ऐसा लगा, अब वो मैं रियलाइज़ करती हूँ तो बचपन से ही मेरा भीतर था। और बचपन में बहुत लड़ते थे मैं और मेरे भाई। आधी रात को उठ के, मैं बहुत छोटी थी तब, आधी रात को उठ के बोलती थी बाहर से मुझे कुछ-कुछ डिफरेंट-डिफरेंट आवाज़ें आ रहे हैं। भाई बोलते ये ऐसी आवाज़ है उनकी बहुत, ये बोलती है। पापा ने एक बार बोला नहीं ऐसे मत बोलो। लेकिन जब भी इस तरह की मैं कुछ बोलती थी, बाहर कुछ ना कुछ मिलता था गाँव में, बहुत दूर में, आधा किलो में, मतलब बहुत दूर में बड़े-बड़े घर होते हैं, बड़े-बड़े आँगन के साथ विलेजेस में। तो छोटे से बछड़ा या डॉगी, तो मेरे पापा को ये समझ में नहीं आता था इतनी दूर की आवाज़ इसको कैसे सुनाई दे रहे हैं। वो सबकी राय तो बाद में, इन सब के पीछे जो छुपा हुआ राज बाद में समझ में आ गया। तो बहुत ही लविंग फैमिली था। अ, उसके बाद पार्टनर, यस, पहले ऐसा लगता था पार्टनर जब राम मोहन नादेला, शुरू में मेरा ऐसा, क्योंकि कॉलेजेस में जब प्लस फ्रेंड्स के साथ ऐसा कहानियां हम लोग खुद अपना क्रिएट करके रखते थे ना माइंड में, तो मुझे शुरू में ऐसे लगता था ये सब बॉयज की तरह ये रोमांटिक क्यों नहीं है, इस तरह के छोटे छोटे कंप्लेंट्स मेरे भीतर होता था। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि इज परफेक्ट मैच। तो मैं अपने आप को शाबाशी करती हूँ, मैंने बहुत अच्छा प्लानिंग करके मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई। पूरा सपोर्ट, हर लेवल पे मुझे सपोर्ट करने वाले। सबसे पहले मुझे इस राम मोहन जी में अच्छा क्या लगता है, ही रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी लेडी। हर लेडीज को अ, एक रेस्पेक्ट नजर से देखते हैं। मुझे ऐसा लगा करोड़ों में तो मुझे एक ऐसा मिलेंगे इतना रेस्पेक्ट से देके वो, सब लेडीज को ऐसा ही रेस्पेक्ट करते हैं वो। इसमें इनमें से बहुत ही ये वाला नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड या बेसिकली क्या, बचपन में ही, बहुत छोटे में ही मैरिज होने के बाद तुरंत दिल्ली शिफ्ट करने के बाद कोई भी नहीं थे हमारे साथ, हर चीज में हम एक दूसरे के साथ थे, इसलिए हम एक वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन नहीं, एक फ्रेंड्स का रिलेशन बन गई थी। छोटी छोटी चीज भी लेना हो, इवन सेफ्टी पिन भी लेना हो, डिस्कस करने का आदत हो गई हम लोगों का, मतलब छोटी छोटी चीज भी लेना हो तो यस पूछने का आदत हो गई, डिस्कस करने का आदत हो गई। तो या इनके बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिल गया मुझे फाइनली। दीप्ति जी, आप एक माँ भी है, तो आप जब माँ की किरदार निभाती है, तो आप इस रिश्ते को किस तरह से बताना चाहेंगे? या वंडरफुल। मदरहुड तो एक बहुत ही सुंदर सा अनुभूति है माय डियर, उसको शब्दों में कहना मुश्किल है। अ, माँ, एक बच्चे को जन्म देना ही, एक ये, हम एक अद्भुत सृष्टि को सृष्टि कर रहे हैं। उसके बाद हमारा परिचय को उनमें देखना और छोटी-छोटी चीज़ों में उनके हर एक शब्द को सुनते हुए, उसमें गाइड करते हुए, एक माँ के रूप, माँ के साथ-साथ एक टीचर के रूप, एक गुरु का रूप भी हम हर पल निभाते हैं बच्चे के साथ। वो सोसाइटी में स्कूल जा रहे हैं, क्रच में थी, तो वहां से कई सारे बातें लेकर आती थी। मम्मा आज क्रच में एक छोटा सा बाबू रो रहा था तो वहां की स्टाफ ने पागल बोल दिया उसको। फिर मैं समझा देती थी उसको, बेटा कोई बात नहीं सब। फिर मैं वहां जाके बात करती थी, मतलब बहुत केयर करती थी मैं। केयर मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी के ऊपर कोई शब्द का असर ना आए। और मैं डे केयर में जाके बात भी करती थी, प्लीज बच्चे के सामने आप लोग ऐसा बातें ना करें, उनको प्रोग्रामिंग हो जाता है पूरा माइंड में, उनके छोटा सा जो दिल है वो दुखता है। तो बहुत ही केयरफुल्ली। लेकिन क्या है, दिल्ली आने के बाद एक साइड जैसा जॉब करना, पर्सनल इश्यूज,
धीरे धीरे मुझे हेल्थ इश्यूज आने के बाद मैं शुरू में डॉटर को इतना पेशेंसी के साथ केयर नहीं कर पाती थी। ऑफिस से आके थके थके आती थी, और उसके बाद इतना जितना पेशेंस ही चाहिए उसके साथ बैठने का, बच्चे के साथ बैठना होगा, टाइम देना होगा, वो क्या बोल रहे हैं सुनना होगा, सुनने के बाद क्या सही जवाब है वो सही ढंग से देना होगा। ये सब देने के लिए मेरे पास इतना पेशेंस ही नहीं होता था, थक जाती थी, और ऐसा सोचती थी ये कम बोले तो सही है मेरे साथ, मतलब ज्यादा ना बुलवाए मुझे, ऐसा लगता था। लेकिन ये एक मोड़ ऐसा आ गया कि यस, पहले इससे मैं आने से पहले मैं बहुत ही डिवोटी थी। मतलब सडनली स्टार्ट हुआ वो भी, और सडनली बंद हो गया वैसे। मतलब मुझे भी अब वो ये सब चीजें सोचती हूँ तो मुझे भी सरप्राइज लगता है लाइफ को लेके। मैं बिल्कुल बचपन से कोई पूजा पाठ नहीं था घर पे, हम सीपीए पार्टी के फैमिली में पली पड़ी हूँ। सडनली जब 2017 में मुझे जब चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा, तो अ, वहां पे पंचलोह की मूर्ति था गणेश जी का, वो पहले से रखा हुआ था, तो मुझे पूजा करने शुरू करना पड़ा। पूजा करने के लिए कोई मुझे मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो पूजा कैसा करना है और मंत्र भी मैं इंटरनेट से निकाल देती थी। निकाल के जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे मैसेज बात करना शुरू किया उन्होंने, पंचलोह विग्रह से लॉर्ड गणेशा। मुझे लगता था अरे ऐसे चल रहा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन शुरू हो गया उनसे। मैं किसी को नहीं बोलती थी, मजाक लगेगा फिर, इसलिए उस टाइम किसी को नहीं बोलती थी। लेकिन मैं जब भी मैं उनके सामने जाके कभी कभी धमकी भी देती थी धमकी मतलब मैं ऐसे बोलती थी, ऑफिस में इतना कुछ हो रहा है बच्चे के साथ, मतलब कुछ ना कुछ कोई स्टाफ उनको ऐसा कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम ना करे, मैं बोलती थी आप बस विग्रह के जैसे स्टैच्यू की तरह बैठे रहो, जो एक्शन लेना है मैं एक्शन ले लूंगी, करो, इस तरह की मैं बात करती थी। तुरंत मुझे रिजल्ट मिलता था, और कई सारे आवाज भी सुनाई देता था, लेकिन मैं इतना गौर नहीं करती थी, बहुत कैजुअली लेती थी हर बात को। तो इस तरह के बहुत मतलब वो डीप हो गए डिवोटी, मतलब, और साईं बाबा जी से कन्वर्सेशन हो गए। पापा आंध्रा में थे, पापा से बहुत ज्यादा मुझे कनेक्शन था। पापा का जब भी छोटा तबीयत खराब हो जाता था तो मैं बोलती थी पापा का तबीयत खराब है, बड़े पापा करके साईं बाबा जी से बात करती थी। तो इस तरह की कन्वर्सेशन शुरू हो गई, लेकिन मैंने इतना इस बात को बहुत कैजुअली लिया, कभी गौर से मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया मेरे कन्वर्सेशन चल रहे। ग्रेजुअली फिर मैं जब उसके बाद 2015 में 15 में मेरा मेडिटेशन शुरू हुआ। एक्चुअली 15 में मुझे एक महान भाव ने मेडिटेशन के बारे में बताया। मेडिटेशन के जस्ट शुरू हुआ, लेकिन तुरंत मैंने पूजा बंद नहीं किया। और जो लक्ष्मी माँ की फोटो देख रहे हैं आप अभी पीपीटी में, आर यू एबल टू सी? यस, 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 यस। हाँ, वो वहां उस फोटो में से मुझे आवाज आती थी, उस फोटो में से मुझे मैसेजेस आता था। तो फिर मैं सोचती थी नहीं ये मेरा माइंड चल रहा है कुछ इधर उधर। जब भी मैं महालक्ष्मी की अष्टोत्र शुरू करती हूँ तो ऐसा लगता था मुझे, कई लोग बोला आप पंडिता नहीं है क्या मतलब ब्राह्मण की बेटी है कि ऐसा मंत्रार्पण करते हो? मैंने बोला नहीं अभी शुरू किया मैं, मतलब ऐसा कई जन्मों का संस्कार बाहर निकल के आ गई थी। फिर उस फोटो में से जो बातें आते थे वो अगले दिन या विद इन 2-3 डेज वो होता था, वो अनुभव होता था, एक्सपीरियंस होता था। धीरे धीरे मैं सोचने लगी थी कुछ तो बात है इस फोटो में, कुछ तो मुझे बातें सुनाई दे रहे। फिर मैं ध्यान में और ज्यादा गहराई में जाने लगे, कंटिन्यूअसली मेडिटेशन करती रही। तब बहुत सारे फिर अनुभव आया। उसके बाद फिर वर्क में बैलेंस आ गया, काम में बैलेंस आ गया। पहले हर डिपार्टमेंट को बैलेंस करने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी। फिर धीरे धीरे बैलेंस आ गया। एट द सेम टाइम फिर मैं अपनी बेटी के साथ अपनी मदरहुड को एंजॉय करने लगी। एट द सेम टाइम जैसा घर पे बेटी, वैसे मेरे ऑफिस में, मेरे एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जितने बच्चे हैं उनके साथ भी उतना ही प्रेम से जॉयफुल्ली काम कर पाई मैं। पहले जो लगता था कि भागदौड़, प्रेशर, ये सब, बट मेडिटेशन में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं ईच एंड एवरी मूवमेंट को, जहाँ पहले बहुत ज्यादा डांटती थी बच्चे को, उनको हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको फिर समझाने का जो मेरा स्टाइल है वो बदल गई थी। फिर नौटंकी, मतलब सेलिब्रेशन, ईच एंड एवरी मिनट सेलिब्रेशन के रूट में चले गई बच्चे के साथ।
खेलना, कूदना, ये सब। मतलब पहले जैसा लाइफ ऐसा लगता था, हर बार ये सोचे अरे बच्चे की पढ़ाई कैसा होगा, हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत पैसे चाहिए होगा, बहुत पैसा इकट्ठा करना होगा, अपनी घर होना चाहिए, अपनी ये सब अपनी गाड़ी होना चाहिए, इन सब भौतिक लेवल की सोच विचार आके बहुत टेंशन होता था। लेकिन जैसा मेडिटेशन में आया वो सब छूट गया, पास्ट भी छूट गए, फ्यूचर भी छूट गए, प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट में रहते हुए ईच एंड एवरी सेकंड को सेलिब्रेट करते हुए माँ के साथ साथ एक गुरु बन के हर लेवल पे कैसा रहना है, क्या करना है, कैसे बात करना है, हम अपने आप को कैसा एक मिशनरी की तरह एजुकेशन में ना जाए। स्कूल में जैसा हम मेडिसिन 2015 से जैसा हम मेडिसिन नहीं लेते, तो स्कूल में एक बार इसको फीवर आया तो टीचर्स ने इसको बोला आप क्रोसिन ले लो, इसने पूरा मना किया, नो हम मेडिसिन नहीं लेते मैम। तो स्कूल वाले ने जबरदस्ती उसको, क्योंकि 101 102 उनका अपना डर भी था, स्कूल में उनको एक टैबलेट दिया था, तो उसने तुरंत आके मुझे पूछा, तो मैंने तुरंत स्कूल में बात किया, मैं ऐसा नहीं छोड़ा उस बात को। स्कूल में बात किया, मैंने बोला कब से पहले जान लीजिएगा बच्चे क्यों मना कर रहे हैं, विदाउट मेडिसिन का फैमिली है हमारा। टीचर्स को मैंने ये बात बोला कि कहीं सारे राज, कहीं सारे रहस्य ऐसे छुपा है हमारे लाइफ के बारे में, आप लोग नहीं जानते हो तो प्लीज जानने की कोशिश करो, लेकिन बच्चे को दवाई ना सिखाए, जहां तक हो सकता है वहां तक मैसेज देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब दीप्ति जी, जब आप ये सब चीजें, जब आपने देखा कि फोर्सबली टैबलेट दिया गया आपकी बेटी को, तो जब आप ये चीज एक्सप्लेन करने गई, तो वो लोगों ने ऐसे ही एक्सेप्ट किया या आपने कुछ चैलेंजेस फेस किया? नो नो नो, उस समय चैलेंजेस फेस करने का जरूरत नहीं पड़ा, उनके मतलब उनको सही ढंग से समझाया गया कि मेडिसिन के बिना भी हम रह सकते हैं, हमारा घर पे रह रहे हैं, हम ध्यान करते हैं। आपके जो स्टूडेंट है उत्पलनी, जो मेरी डॉटर है, वो भी मेडिसिन नहीं लेती। कभी भी इस तरह के बच्चे आपको कुछ बोल रहे स्कूल में, क्यों सिर्फ टीचर्स की बच्चे ना सुने, बच्चे का भी सुने, सब लोग उनका भी अपना रेस्पेक्ट होते हैं, उनको सुने, उनकी बातों का वैल्यू दे। तो वो इस तरह की उनको प्यार से समझ लीजिएगा, हर लेवल की इमोशन के साथ मैंने उनको समझाया, तो दे आई एक्सेप्टेड। उसके बाद कभी भी उत्पलनी को इस तरह की फिर बातें भी नहीं किया उन्होंने, कभी मेडिसिन के नाम भी नहीं लिया उसका सामने। ओके। तो दीप्ति जी, आप हमें ये बताइए कि आपका आध्यात्मिक जीवन से संपर्क कैसे आया और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपके भावनाओं में क्या परिवर्तन आया? पहले आप कैसी थी, मतलब आपको क्रोध वगैरह आता था? फिर या उस चीज को आप कैसे बैलेंस कर पाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। यस, अभी जैसा मैंने बताया था पहले, इतना एनर्जी नहीं होता था मुझे अपनी पर्सनल लेवल पे मैं हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करूं, और प्रोफेशनल लेवल पे रहते हुए फिर घर का संभाल लूं, घर के आके छोटी को मैं सही ढंग से देख पाऊं। कभी कोई भी फंक्शंस होता तो बाहर जाने का मन नहीं करता था, यार एक दिन छुट्टी मिल गया तो सो जाओ, फिर सोसाइटी से भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन जैसा मेडिटेशन में आया और उसका महत्व मुझे पता चल गया, जैसा महत्व पता चला, फिर मैं धीरे धीरे इसका बारे में स्प्रेडिंग भी करने लगा हर लेवल पे। एक तो पेशेंसी लेवल भी बढ़ गई, और मेरे रिलेशनशिप्स विथ माय कोलीग्स, माय सबऑर्डिनेट्स, ऑफिस में सबके साथ मेरा रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर हो गए। और एक दो मैं सबके सुनने लगी, पहले क्या सुनने से पहले ही डिसीजन लेती थी, बोल देती थी कोई भी छोटी सी गलती में भी, लेकिन मैं सबका सुनने लगी, ध्यान से सुनने लगी, समझने लगी उनके सबके जीवन में क्या क्या होता है, क्योंकि जितना हम अपने आप को समझेंगे उतना हम दूसरे के बारे में समझ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर जैसा ध्यान करते हुए और सेंसिटिविटी बढ़ता गया, जितना सेंसिटिविटी बढ़ता गया, फिर मैं समझने का स्किल्स इजीली समझ पा रही थी मैं चीजों को, उतना ही अवेयरनेस भी बढ़ गया, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बातों का असर दूसरे के ऊपर क्या आ रहे हैं, हो सकते हैं वो सबॉर्डिनेट्स है, मेरे ऑफिस में काम कर रहे हो, या वो मेरी बच्ची हो, या मेरी हस्बैंड हो, या मेरी फ्रेंड्स हो, जो भी है, मेरे बातों का असर उनके ऊपर क्या आ रहा है, ये अवेयरनेस बढ़ गया।
और विद इन 2 मंथ्स मुझे पहले जो हेल्थ इश्यूज था, साइनसाइटिस, माइग्रेन, मुझे स्लिप डिस्क का भी इश्यूज था, ये ये सब इश्यूज विद इन 2 मंथ्स मेडिटेशन में आने के बाद विद इन 2 मंथ्स बिल्कुल गेट क्लियर हो गया। तो उसका ये कैसा हो सकता है? पहले तो मुझे जिस दिन मेडिटेशन बता रहे थे, मैं आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देने से ऐसा कैसा होगा, लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद 2 मंथ्स में ठीक होते ही फिर मैं उस पर धीरे धीरे रिसर्च में आ गई थी, ऐसा हुआ कैसा है, इसका पीछे रीजन क्या है। फिर बैठ जाती थी, जैसा माँ लक्ष्मी की फोटो दिखाई 2015 में, फोटो में पूजा करके फिर मैं ध्यान में बैठ जाती थी। तो कहीं सारे ऐसा अनुभव रहा कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलता था, ऊर्जा को लेके कॉन्सेप्ट्स मिलता था, और फ्रीक्वेंसी को लेके कॉन्सेप्ट्स मिलता था, एनर्जी लेवल्स को लेके कॉन्सेप्ट्स मिलता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया, और मेरे इमोशंस और मेरा हेल्थ इश्यूज का कनेक्टिविटी मिलता था, इस तरह की। और मुझे धीरे धीरे विजन्स आने लगी, बहुत ही बड़ा ग्लोब मेरे सामने आके खड़ा हुआ है, और मैं दोनों आशीर्वाद मुद्रा में, फिजिकली आशीर्वाद मुद्रा में मैं उस ग्लोब को आशीर्वाद दे रही थी। मीनिंग तो समझ में नहीं आता था उस टाइम, लेकिन ये सब चीजें फिर ग्रेजुअली मेरे लाइफ में चेंजेस आने लगी। फिर 2015 से जैसे मेडिटेशन स्टार्ट करने के बाद मेरा अंदर से इतना एनर्जी हो गई थी कि मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी, शिव तांडव की तरह मेरा अंदर होता था। फिर 16 में मैं भरतनाट्यम जैसा सीखने लगी, मैं अपनी डॉटर के साथ भरतनाट्यम सीखने लगे, भरतनाट्यम स्टार्ट किया। भरतनाट्यम स्टार्ट करने के 6 मंथ्स के बाद फिर जैसा 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बारे में जैसा पता चला, एक और मास्टर को वेलकम किया हमने घर पे, एक और मास्टर। उस टाइम जैसा मिरेकल्स यहाँ पे 2017 फरवरी में पितामह के साथ 4 डेज का हम ट्रिप में गए थे, वहां पे उदयपुर में। वहां जंगल में हम लोग, मैं, जैसी मैम, कहीं सारे मास्टर्स पेड़ों के ऊपर चढ़ के, ये यहाँ यहाँ हूं मैं सबसे ऊपर, पेड़ों के ऊपर चढ़ के इस लोहे की जो तार दिख रही है, इसके ऊपर हम चलते थे, इस तरह की कहीं सारे उल्टा सीधा काम किया। तब बाद में मुझे नेक्स्ट मंथ पता चला मैं 6 मंथ प्रेगनेंसी थी। मतलब जब ये सब नौटंकी चल रहा था उस टाइम, ये जो पेड़ के ऊपर मैं चढ़ी हुई थी, उस टाइम में 5th मंथ प्रेगनेंसी थी, जो मुझे नहीं पता था। तो कई सारे इस तरह के मिरेकल्स को एक्सपीरियंस किया डियर। ओके। जब आप प्रेग्नेंट थी, मतलब आपका डिवाइन कनेक्शन, मतलब आपने क्या क्या जाना, मतलब कैसा है डिवाइन सोल को आप जन्म दे रही है, इनर कनेक्शन आपका कैसा था? या जब वैसे उसी समय पितामह इनडायरेक्टली बहुत सारे मैसेजेस देने के लिए कोशिश किए थे, कई सारे विजन्स दिखाए थे उदयपुर ट्रिप में भी, लेकिन मेरा बुद्धि इतना नहीं थी, मैं नहीं समझ पाई थी उस टाइम। तो जितना बुद्धि थी मेरे को तो कुछ अपनी कहानियां ऐसा लगता था, ये जो मास्टर आया। सो फिर तब जब मुझे पता चला 6 मंथ्स में, जब फिर कन्वर्सेशन शुरू किया, मैंने पेट में हाथ रख के मैं फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। कौन है आप, क्यों आना चाह रहे हो, क्योंकि मैं तो उसी पल समझ गई थी, देखो आने वाला एक आत्मा ही है, ठीक है, उसका मेरा और कुछ लेना देना नहीं, कुछ काम से ही आ रहे हैं। लेना देना नहीं, मतलब आई मीन टू से सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, मेरा थ्रू आ रहे हैं, इस बात को तो मुझे क्लैरिटी मिल गई थी। देन फिर मैंने कन्वर्सेशन से कहीं सारे इस तरह के प्रश्न किया, तो मुझे कहीं सारे साथ साथ जवाब आराम से साथ साथ जवाब देते गए। और अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठती थी तो पितामह की आशीर्वाद मुद्रा से यहाँ से व्हाइट लाइट आके मेरा पेट में पहुंच जाती थी। तब मुझे समझ में आ गया एक सेलेक्टेड बीइंग आ रहे हैं, और इनसे पूछा भी था कहाँ से आ रहे, क्या है, कई सारे बातें इन्होंने बताया भी था, किस समय क्या करेंगे, आगे जाके क्या, किस एज में क्या करूंगा, इस तरह की कई सारी बातें भी इन्होंने बोला भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने दीप्ति जी का आप ऐसा कोई घटना है आपके जीवन में जिसको मतलब जीवन में कई चीजें मोड़ पे आते,
कोई गाना सुनने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे आपने भरतनाट्यम डांस सीखा, डांस सीखने के बाद में आप में कुछ परिवर्तन देखा आपने? यस, परिवर्तन हर चीज में ड्यूरिंग डांस ऐसा लगता था कि ये तो डांस मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब डांस तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ, मुझे सब पता ही है। शुरू में ही ऐसा लगता था। तो फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आ गया कि पास्ट लाइफ्स में ही मैं डांसर थी। मैं और मेरी बेटी हम सिस्टर्स थे। तो पास्ट लाइफ्स में हम दोनों सिस्टर्स और डांसर्स भी थे। बहुत ही डिवोशनल डांसर्स थे। ये कई सारे बातें समझ में आने के बाद फिर लगा मुझे दोबारा क्यों डांस की ओर मैं खींच के लेके गई। और उसके बाद एलिमेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत हो गई थी। कैसा 2018 में ऋषिकेश गए थे हम कुछ वर्कशॉप के लिए, तो वहां पे लक्ष्मण झूला के पास बैठी थी और वहां पे उठने का मन नहीं कर रहा था। वर्कशॉप की टाइम हो रही थी, तो सब फ्रेंड्स को बोला आप लोग जाओ स्टार्ट करो, मैं बाद में आऊंगी। फिर मैं बैठी हूँ रेता के ऊपर, मतलब मिट्टी के ऊपर बैठी हूँ। मेरा पैर है पानी में, मेरे पीछे से सन की लाइट आ रही है, आगे से हवा आ रही है, ऊपर स्काई। 5 एलिमेंट्स के बीच में मैं बैठी हूँ। ऐसे एक के बाद एक बात करने लगे मेरे से। कैसा ये बोलने लगे कि आप क्या देख रहे हो, आपका भीतर ही तो हूं मैं जब सन, कौन बोल रहे हैं मेरे पीछे से, मैं सन को देख रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है आगे से हवा बोल रही है, मैं हवा को देख रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है नीचे से मिट्टी बोल रही है, मैं मिट्टी को देख रही हूँ, पानी। मैं तो ऐसा लगा अब मैं पक गई हूँ, मैं उठ के भागूंगी यहाँ से, ऐसा लगा मुझे एक पल के लिए। क्योंकि कई सारी बातें हमारे साथ बहुत कुछ होता है बट हम समझ नहीं पाते शुरू में ये सब क्या हो रहा है। बट मेरे जैसे भागना नहीं, बट मैं नहीं भागी थी वहां से, मन तो किया भागने का। लेकिन बाद में ये ऐसा मैसेजेस मिला कि जो ढूंढ रहे हो तुम चारों ओर, हम तुम्हारा भीतर ही है। पंच तत्वों का आवाज था। जब भी फिर हेल्थ को लेके, इम्बैलेंस को लेके उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि कभी भी आपके भीतर इस तरह की इम्बैलेंस होता है, तब भी आपका हेल्थ हो या मन हो, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप बैलेंस करो। मैंने बोला ऐसा यूं ही बैलेंस कैसे करें? फिर मैं भी बात करना शुरू की। तो तब उन्होंने बोला जस्ट सरेंडर, सरेंडर टू 5 एलिमेंट्स। मैंने बोला चलो अभी मैं सरेंडर कर रही हूँ तो आप मुझे बैलेंस कर दोगे? कहते यस। फिर मैं अपना झुक के पूरी तरह से अपना मन बुद्धि सब चीज को छोड़ के सरेंडर हुआ। तो पूरा 5 एलिमेंट्स की मेरे साथ कैसा कनेक्शन है, बस बाहर जैसा हवा चल रही है मेरा अंदर भी वो हवा, अग्नि, हर चीज का उस चीज का पूरा महसूस हुआ। देन आई अंडरस्टूड पूरा बाहर की जो 5 एलिमेंट्स, मेरा 5 एलिमेंट्स पूरा कनेक्टिविटी हो गई। उसी दिन उस वर्कशॉप में मुझे कुछ और टॉपिक बोलना था, लेकिन मैं फिर सबको जाके छत पे ले जाके, वहां पे पिरामिड सेंटर था ऋषिकेश में, सबको छत पे ले जाके मैंने बोला जितना ये हिमालयास दिख रहे हैं उन सबको देखते हुए अपने आप को सरेंडर करें नेचर को। आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने बोला मैम हमारे में इतना चेंजेस कैसे? मैंने बोला यही तो सुबह मुझे कॉन्सेप्ट मिला, मैंने आपको दे दिया। मुझे भी नहीं पता, आप सरेंडर हो जाओ बस नेचर के साथ। तो जो इस तरह की 5 एलिमेंट्स मुझे सिखाया, तो मैं उनको उसी दिन मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। तो फिर कहीं पर भी नेचर खींच के ले जाती है तो नेचर के साथ एक हो जाती हूँ। और 2019 में भी एक मिरेकल हुआ, जैसा हैदराबाद में भाई के घर के गृह प्रवेश में गई थी मैं। तो वहां पे वो लोग हवन करके सत्यनारायण पूजा ये सब कर रहे थे, तो तब मैं इतना पूजा पाठ में नहीं थी, तो मैं हवन के साथ बैठी हुई थी। पंडित जी ने आके बोला कि मैम हवन सामग्री थोड़ा बचा है, आप थोड़ा उसमें डाल दोगे क्या? आप डालते हुए बैठो, हम सत्यनारायण पूजा करेंगे। फिर मैं जैसे हवन सामग्री को मैंने ऐसा डाला, अग्नि ऐसा ऊपर उठ गई, पूरा सहस्रारा को टच कर रही थी। उस समय मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं बिल्कुल ध्यान स्थिति में चले गई थी। तो सब लोग पिक्स लिया, उस पिक्स में कई सारे चीजों को देखने के लिए मिला। उसमें से एक पिक मैं आप लोगों से सामने शेयर कर रही हूँ। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट पिक्स था, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी है। या ऐसा बोलते जाऊंगी तो बहुत कुछ है। सो एलिमेंट्स से बात करना, उनके साथ एक होना, मैं अलग नहीं हूं, मैं मेरा भीतर ही एलिमेंट्स सब है।
तो नेचर के साथ कनेक्टिविटी ये सब शुरू हो गया। फिर मैं एक प्रकृति हूँ ये बोलने लगी, मैं ही नेचर हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इस तरह की लैंग्वेज में भी चेंजेस आने लगे, अंडरस्टैंडिंग में भी चेंजेस आने लगे। फिर लर्निंग एंड टीचिंग शुरू हो गई डियर। ओके। फ्रेंड्स, अभी हमने दीप्ति जी का इतना बढ़िया जर्नी देखा। वो एक अननोन थी, कुछ उनके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन उन्होंने जीवन जीते जीते इस सृष्टि के साथ, इस प्रकृति के साथ जुड़ गई। आप भी ऐसे इस प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। सूरज, हवा, पानी, हम सब इसके संपर्क में आते हैं, लेकिन हम सरेंडर नहीं करते हैं। आप देखें, सरेंडर कर कर और आप स्व अनुभव इस चीज का आपके जीवन में कर सकते हैं। तो आइए अब हम दीप्ति दी से निवेदन करेंगे कि वो हमें ध्यान में बिठाए। यस, एक एक सुंदर सा पीरियड ये भी रहा हमारा लाइफ में, एक पिरामिड पार्टी का भी। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन पिरामिड पार्टी का एक सुंदर सा एक और अनुभव है जो शेयर करना चाहती हूँ मैं। यहाँ हाँ, बताइए बताइए दीप्ति। 2019 में पिरामिड पार्टी को जब पितामह ने बोला कि उसी समय मैसेज था कि यस, जिस पार्टी मतलब सबको ये लगता था कि ये तो पार्टी है, पॉलिटिक्स है, गंदा है, इस तरह की सबका एक ओपिनियन है, एक भाव बना हुआ है। लेकिन ये मानना है, पितामह का ये बोलना है, जिस व्यवस्था को आप बदलना चाहते हो उस व्यवस्था में जाके बदलना होगा। ये नहीं वो टीवी के सामने बैठ के उनका बुराई करना, ये नहीं। और आत्मज्ञानी हर जगह होना चाहिए, आत्मज्ञानी सब जगह, जो लीडर्स है वो आत्मज्ञानी बने, और जो आत्मज्ञानी है वो लीडर्स बने हर लेवल पे, हर जगह पे। ये सुंदर सा, ये जो जगत है बहुत सुंदर जगत होगा। तब पिरामिड पार्टी का नॉमिनेशन नॉमिनेशन के टाइम भी बहुत ही सुंदर तरीके से ये हुआ। जहां पे भी मैं जाती हूँ 3 हेड होता है मेरा, मतलब इस बात को कोई नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हमेशा, मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरा एक सर नहीं 3 सर होते हैं, 3 हेड्स। बीच में मैं होती हूँ, लेफ्ट एक एक नारी, लेफ्ट एक, राइट एक नारी होती है। हर जगह पे मैं इस बात को एक्सपीरियंस को करती हूँ। 2018 जब वशिष्ठ महाकेव्स में गई थी, सुवर्णा और मालती के साथ वशिष्ठ महान भाव ने बहुत काम करवाया। एट द सेम टाइम पिरामिड पार्टी की नॉमिनेशन करने गए थे सोनिया जी और विभा गुप्ता जी। तो हम तीनों मिलके वहां पे इतना हायर लेवल की एनर्जी उत्पन्न हुआ था। उसी समय समझ गई थी ये सब पूरा फेमिनाइन एनर्जीज का काम चल रहा है यहाँ पे। जस्ट मुझे तो यहाँ माध्यम बन के सरेंडर होके रहना है। और मिराकुलसली वहां पे नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइनल होके, और वी एंजॉयड ए लॉट। कहीं पे भी हम प्रचार के लिए बाहर जाते थे, 9999 4 नाइन्स वाला गाड़ी हमारे सामने ही रहता था। मतलब मैं बार बार विभा मैम को दिखा देती थी, मैम ये देखो राइट साइड, मैम ये देखो लेफ्ट साइड, कभी आगे कभी पीछे। 49 वाला गाड़ी हमें बिल्कुल ऐसा लगता था हमारा सिक्योरिटी है, हमारे साथ चल रही है। और आफ्टरनून धूप में हम पॉम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब बाहर जाते थे तो ठंडा हवा लगता था हम लोगों को। तो एक बार विभा मैम ने बोला, दीप्ति ये ठंडी हवा क्यों आ रही है, तो 1:30 बज गया, इतना धूप है। फिर देखा तो शंबाला मास्टर्स का प्रेजेंस भी रहा, क्लाउड्स दिख रहा था, क्लाउड्स में से मुझे उनका प्रेजेंस भी दिख गई थी। तो तब मुझे समझ में आ गया कि यस, एक अद्भुत लेवल पे लोक कल्याण के लिए यदि हम सरेंडर होके रहेंगे, एक माध्यम बनने के लिए इस भौतिक जीवन से, बाउंड्री से उठ के रहेंगे, तो हमारे थ्रू मिराकिल्स हो सकता है, मिराकिल्स होगा ही है। और उसके बाद ईच एंड एवरी मोमेंट सेलिब्रेशन ही होगा। लाइफ इज सेलिब्रेशन, वी कैन सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। दीप्ति जी, आप ध्यान कराएंगी? यस, हाफ एन आवर। या फाइन। या